जीरो आइस में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एमसीक्यू का सीरीज़ जो है चलाया है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स जब हमारा 25 से 26 मई 2024 को है तो उसके पहले हम लोग का टारगेट है कि 10,000 एमसीक्यू दोस्तों हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डेली 15 एमसीक्यू कर रहे हैं दोस्तों। 90 एमसीक्यू ऑलरेडी हमने कर लिया है, उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिए हैं। अभी हम लोग आज 15 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 105 तक। ठीक है, एक साल का कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हम लोग मेरे साथ आपको करना है दोस्तों, तभी जाके आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आसानी से आप यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेंगे और इस एग्जाम में सफलता दोस्तों प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जहाँ क्लास 6 का एनसीईआरटी आपको 10 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। क्लास 7 का एनसीईआरटी भी हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाला, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसका पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा इंग्लिश वाला पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी वाला पीडीएफ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर हम 91 देखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब जो आपका मंत्री का पद होता है उसको पोर्टफोलियो बोलता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, वो तो ये सिस्टम जो लाया गया था किस में लाया गया। तो आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लाया था, ठीक है, उसी के तहत जो हम लोगों ने इंडियन पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए थे। ठीक है, यहीं से हम लोग ने काउंसिल रिफॉर्म भी शुरू हुआ था, जहाँ पे महसूस किया गया कि 1857 की क्रांति के बाद कि हम लोगों को जो है अंग्रेज को लगा ऐसा कि ब्रिटेन को भारतीयों को क्या देना चाहिए, संसद में सदस्यता देना चाहिए, तभी जाके पोर्टफोलियो सिस्टम ये सब लाया गया। तो कब लाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट। समझ में आ रहा है। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग को पता है कि भारत का संविधान जो है भाग 4A में मूल कर्तव्य है, तो उसका क्या महत्व है उसके बारे में हमारा प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा है दिस सर्व एज ए वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी। बोल रहा है ये समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करती है। सही बात है, हम लोग को अपना झंडा को सम्मान करने का, राष्ट्रगान को सम्मान करने का, ठीक है, ये सब मौलिक कर्तव्य है। तो एंटी नेशनल अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, झंडा जला रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, तो ये एक चेतावनी के रूप में काम करता है। सही बात है। दूसरा, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ये भी सही बात है। अगर कोई भी मैटर है, अगर वो डिसाइड करना है कि इस संविधान के दायरे में है या नहीं है, उसके विरोध तो नहीं है, तो कोर्ट जो है मौलिक कर्तव्य को एक आधार बना सकता है। तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है दे प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट इन्वेजन बाय द स्टेट। देखिए, मौलिक कर्तव्य में नागरिकों को बोला जाता है कि ये आप करो, तो ये आपको बचाता नहीं है, आपका स्वतंत्रता और स्वाधीनता को बचाता नहीं है। स्वाधीनता और स्वतंत्रता को जो बचाता है वो आपका फंडामेंटल राइट है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये हमारा गलत होगा। ठीक, तो मौलिक जो कर्तव्य है वो पावर देता है किसको, सरकार को, कि सरकार जो है उसको लागू करने के लिए कानून बना सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार पावर किसको देता है, वो पावर देता है पब्लिक को, जनता को, सिटीजन को। क्लियर, नागरिक को। ठीक, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया। हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है बताइए, तो पहला और दूसरा। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेर नॉट ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारा संविधान का जो पार्ट 4 है, ठीक है, उसमें हम लोगों का डीपीएसपी है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। ठीक है, तो कुछ डीपीएसपी जो है शुरू से ही संविधान में थे और कुछ को हम लोगों ने ऐड किया। तो संविधान में जो है 3 बार जो है डीपीएसपी में चेंज हुआ। 42वां में, जिसमें हम लोगों ने जो है 4 डीपीएसपी को ऐड किया। फिर हम लोग 44th में एक ऐड किए, एजुकेशन वाला, और मतलब असमानता वाला, इनकम इनइक्वालिटी वाला, और 86 संविधान संशोधन से हम लोगों ने जो है ऐड किया एजुकेशन वाला। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ऐड नहीं, ओरिजिनल संविधान का भाग नहीं था। तो 42 में हम लोगों ने ऐड किया था लीगल एड, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये ऐड किया था। साथ ही साथ एक बार और चेंज हुआ है 97, इसमें हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया दोस्तों। तो 4 बार जो है हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, तो बोल रहा इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड, ये वाला शुरू का संविधान का पार्ट नहीं था, तो ये होगा।
ठीक है, तो पहला होगा। फिर बोल रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण, ये भी हम लोगों ने 42 से ऐड किया, ये भी होगा। ठीक है, उसका तीसरा बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी होगा, ये ऐड किए थे हम लोग 97 से। तो बोल रहा है कौन सा संविधान का शुरू का भाग नहीं था मूल का, तो कौन सा सही उत्तर पूछना है, तो 1 2 3 होगा, डी। क्लियर, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम। तो इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपल्सरली प्लेज ए रोल इन द पैसेज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बोल रहा है इनमें से कौन सा चीज़ जो है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में अनिवार्य भूमिका है। किसका होगा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना है। आपको पता है आर्टिकल नंबर 368 के अंदर संविधान संशोधन होता है स्पेशल मेजोरिटी से और सिंपल मेजोरिटी से भी होता है, जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। तो अगर संविधान संशोधन आपको करना है तो उसके लिए लोकसभा का भी रोल चाहिए और राज्यसभा का रोल चाहिए कंपल्सरी रूप से। विधानसभा का रोल नहीं चाहिए होता है, ना ही विधान परिषद का होता है। तो ये ठीक है दोस्तों। तो देखिए विधानसभा का रोल होता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा जब हम लोग को फेडरल चीज़ को चेंज करना है तब, मतलब संघवाद को अगर हम चेंज करना है, जब मान लो हम लोग को राज्यसभा में कितना सीट देना है वो अगर चेंज करना है, ठीक है, तब विधानसभा का चाहिए, लेकिन बाकी नॉर्मल केस में नहीं चाहिए। तो बोला कंपल्सरी, तो कंपल्सरी तभी चाहिए जब विधानसभा का जब फेडरल वाला करेंगे, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं चाहिए होता है। लेकिन लोकसभा का राज्यसभा का चाहिए ही चाहिए, चाहे वो फेडरल का हो या ना हो। क्लियर, विधान परिषद का तो ऐसे भी कोई रोल नहीं होता है। ठीक, तो विधानसभा का तभी होगा जब फेडरल वाला करेंगे संघवाद को। तो इसमें करेक्ट आंसर पूछा है तो क्या होगा, वो 1 और 2 जो कंपलसरी। और यहीं पे पूछा कंपलसरी नहीं पूछता तो बोला प्ले रोल इन द पैसेज, तब तीनों होता, लेकिन कंपलसरी 2 ही का होगा, 1 2। विधानसभा का तभी होगा जब फेडरल को हम लोग चेंज करेंगे, फेडरल फीचर को, संघवाद विशेषता को। समझ में आया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 94 का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों हमारा, पूरा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल, आपको पता है आर्टिकल नंबर 360 के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है राष्ट्र आपातकाल को, मतलब फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल को घोषित करता है। ठीक है ना, तो उसमें बोल रहा है कि इसके बारे में हमारा कथन है, बोल रहा है द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज फाइनल एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बोल रहा है कि अगर, और पूछा है करेक्ट, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित करता है तो जो भी राष्ट्रपति बोलेगा उसका फैसला जो है फाइनल होगा और उसको हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो देखिए राष्ट्रपति पहले जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब जो भी राष्ट्रपति बोलता था उसका आदेश को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम लोगों ने 44वां संविधान संशोधन किया तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो भी बोलेगा उसके फैसले को हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए हमारा पहला गलत होगा। दूसरा बोल रहा है रिजोल्यूशन फॉर ए कंटिन्यूएशन बियॉन्ड 1 ईयर मस्ट बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। बोल रहा है राष्ट्र आपातकाल को अगर हम 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर लागू करना चाहते हैं तो उसको पार्लियामेंट से सामान्य बहुमत से पारित करने का ज़रूरत है। देखिए नेशनल इमरजेंसी में और प्रेसिडेंट रूल में हमें बार बार जो है संसद का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल का ऐसा नहीं। वित्तीय आपातकाल अगर एक बार लग गया तो जब तक राष्ट्रपति दोबारा उसको हटाएगा नहीं तब तक वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। समझ में आया। बोल रहा है नॉन फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार इंडिया। बोल रहा है भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कभी नहीं की गई। एकदम सही बात है, कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो कौन सा सही है, सिर्फ तीसरा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है नेशनल इमरजेंसी वो भारत में कितनी बार लगा है और कब लगा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल तो एक बार भी नहीं लगा, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाता है वो भारत में कितने बार लगा है और कब लगा है, साल बताइएगा। ठीक है, तो 95 का आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट। देखिए मूल अधिकारों से संबंधित आपको पता है कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद नंबर जो है किस में है, अनुच्छेद नंबर 12 में है राज्य। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राज्य जो है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट, मतलब राज्यों से सरकार जो है मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करती है नागरिकों का, सिंपल। तो राज्य का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में है। तो आर्टिकल 12 में वो सभी राज्य का परिभाषा आएगा। सिर्फ राज्य मतलब ये वाला राज्य झारखंड बिहार नहीं, राज्य का मतलब ऐसा सभी संस्था जिसमें सरकार का रोल होता है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो PSU हो, चाहे वो NCERT हो, जिसमें भी सरकार का रोल रहेगा वो सारे चीज़ स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। तो उन सारे चीज़ों से जो राज्य कुछ भी, अगर ये मान लो NCERT बोल दिया कि हम
मुस्लिम के लिए की बुक नहीं लिखेंगे। तो ये मौलिक अधिकार का हनन हो गया, राइट टू इक्वालिटी का, तो कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो राज्य का परिभाषा है वो सबके लिए है, जो भी राज्य का परिभाषा में सभी लोग आएंगे जिसमें सरकार का रोल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? चलिए, तो राज्य में सिर्फ राज्य नहीं समझिएगा, वो सारे चीज़ जिसमें सरकार का रोल होता है, चाहे वो कोई प्राइवेट अगर संस्था है, फिर भी अगर ये सरकार के द्वारा फंड लेता है और सरकार को इसका अगर पॉलिसी का निर्धारण करता है तो भी वो राज्य के डेफिनेशन में आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर सरकार जुड़ा हुआ है तो वो राज्य के डेफिनेशन में आ जाएगा, स्टेट के डेफिनेशन में। ठीक है, चलिए आगे बोर्ड विथ रेफरेंस टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत का संविधान आपको पता है उद्देशिका है, ठीक है, तो उद्देशिका के बारे में मैंने पढ़ाया भी है आपको पूरा, लक्ष्मीकांत लगभग, है ना। तो बोल रहा है इट इज़ नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। सही बात है, उद्देशिका ना तो विधायिका को शक्ति देता है ना ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंधित करती है, एकदम सही बात है। ठीक है, बोल इट इज़ नॉट जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यही भी सही बात है। मान लीजिए प्रियम्बल में कुछ लिखा गया है सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय अगर नहीं देता है तो आप ये नहीं बोल के कोर्ट जा सकते हैं कि हमको सामाजिक न्याय दो क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है। नहीं, प्रस्तावना में जो भी लिखा है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम द अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल वाज अपहेल्ड इन द बेरुवारी केस। बोल रहा है बेरुवारी केस में सर पहली बार उद्देशिका की संशोधनीयता को वैधानिकता प्रदान की गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी यूनियन केस, तो बेरुवारी यूनियन केस जो 1960 का हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल जो है जो प्रस्तावना या उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए जो है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास केशवानंद भारती केस में गया, तो उसने जो बेरुवारी में बोला था कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है, उद्देशिका जो है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो उसको जो है उसने बदल दिया और बोला कि संविधान का भाग है और पार्लियामेंट उसको चेंज भी कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। के लिए तभी हम लोग जो है 42वां संविधान संशोधन से 3 चीज़ जो है ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड हम लोग समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता वर्ड को ऐड किए। तो बेरुवारी केस में इसको नहीं बोला गया था कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसने बोला है? केशवानंद भारती केस में, इसलिए पहला दूसरा सही होगा। कौन सा सही है पूछा है, तो पहला एंड दूसरा। क्लियर? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। ठीक है, बोल रहा है आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन द एबव प्रोविजन। देखिए, आपको पता है कि आर्टिकल 15 और 16 के तहत हम लोग जो है रिजर्वेशन और कुछ स्पेशल प्रोविजंस देते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, मतलब सबको समानता का अधिकार है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को विशेष प्रावधान दिया गया। तो बोलो इनमें से किस लोगों को विशेष प्रावधान दिया गया? देखिए, महिला बच्चों को दिया गया, सही बात है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पता है विधि हम लोग रिजर्वेशन दिए, ये भी सही बात है। रिलीजियस माइनॉरिटी, देखिए धर्म के नाम पे जो है संविधान भेदभाव नहीं करता है। ठीक, तो ये नहीं होगा, उसमें लिखा भी गया है नो वन शैल बी एवरी, सभी लोग संविधान के समक्ष बराबर है, किस और सरकार भेदभाव नहीं करेगी। किस आधार पे? धर्म के आधार पर, रिलीजन, रेस के आधार पे, लिंग के आधार पे, सेक्स, कास्ट के आधार पे, जाति एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ या कहाँ पे एजुकेशन हुआ उसके आधार पे नहीं करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पहला एंड दूसरा। तो रिलीजन के आधार पे सरकार भेदभाव नहीं करती है, इसीलिए आर्टिकल 15-16 में महिलाओं बच्चों को विशेष प्रावधान दिया गया, आर्थिक रूप से उनको दिया गया, SC ST को दिया गया। ठीक है, OBC के लिए भी दे सकती है, लेकिन धार्मिक आधार पे नहीं दे सकते क्योंकि रिलीजन पे प्रतिबंधित है। रिलीजन पे के आधार पे हम जो है स्पेशल प्रावधान नहीं कर सकते आर्टिकल 14 से 18 में। क्लियर? तो 98 का आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 90 थे, कुछ बोलते बोलेंगे नहीं सर उनको स्पेशल प्रावधान है। देखिए, अब स्पेशल प्रावधान आर्टिकल 25 से 28 में है, 29-30 में भी है, लेकिन यहाँ पे बात किसका हो रहा है? 15-16, आर्टिकल 14 से 18 की बात हो रहा है, तो उसमें रिलीजन के आधार पे नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख रहे हैं। पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल्स अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू और अफेक्ट फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा संबंधित है? आपको पता है एक ही संबंधित है, 42वां संविधान संशोधन, है ना, जिसमें हम लोगों ने ऐड किया क्या? फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 44 से कुछ मतलब नहीं है, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स और DPSP से रिलेटेड है। और 96 जो है काम का उतना नहीं है, उड़िया लैंग्वेज से रिलेटेड है, उड़िया लैंग्वेज को हम लोगों ने 8th शेड्यूल में डाला था। ठीक है, तो ये नहीं होगा, पहला होगा सिर्फ और दूसरा भी नहीं होगा, तो आंसर जो होगा C होगा। हमने पूछा है करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है? केवल 1, जिसमें 42वां संविधान संशोधन ही आपको मूल कर्तव्य से संबंधित है। समझ में आया? 99 का हो जाएगा आंसर C। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं।
बोला विथ रेफरेंस टू द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपातकाल का अनुमोदन और इसे जारी रखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। नेशनल इमरजेंसी पता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो है राष्ट्रपति इसको घोषित करता है। बोला द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। देखिए, अगर एक बार राष्ट्रपातकाल का घोषणा हो जाता है तो उसके 1 महीने के अंदर उसको दोनों सदन से पास करना पड़ेगा। ये एकदम सही बात है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको 2 महीना है, और आपका जो प्रेसिडेंट रूल है वो भी 2 महीना के अंदर पास करना होता है। ठीक है। फिर बोला एवरी रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय बोथ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। तो देखिए, अगर राष्ट्रपातकाल को लागू करना है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है। और उसको अगर कंटिन्यू रखना है तो स्पेशल मेजोरिटी, दोनों सदन के स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। पहले सिंपल मेजोरिटी था, लेकिन अब जो है उसको स्पेशल मेजोरिटी हम लोग कर दिए हैं। ठीक है। तो उसको जारी रखना है तो उसको हर 6 महीने में उसको रिव्यू करना पड़ता है और स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा सही है। तीसरा बोले रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इस कंटिन्यूएशन मस्ट बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। और अगर उसको डिसकंटिन्यू करना है तो उसके लिए जो है आपको दोनों सदन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आइदर हाउस नहीं, सिर्फ लोकसभा अगर अप्रूव कर देगा सिंपल मेजोरिटी से तो वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। अगर लोकसभा चाहती है कि इमरजेंसी हम नहीं कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अगर पार्लियामेंट चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए वो ज़रूरी है। लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से पास कर सकती है। ठीक है। लेकिन अगर उसको अप्रूव करना है, लागू करना है इमरजेंसी, तो उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। क्लियर है। तो हमारा तीसरा गलत होगा। तो कौन सा सही है दोस्तों, बताइए। तो सिर्फ 1 और 2। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बजट के अधिनियम के संदर्भ में, कौन सा प्रावधान संविधान में उपबंधित है, मतलब कौन सा बजट के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है। बोल रहा है कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबोलिश ए टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। सही बात है। संसद जो है कोई भी टैक्स को कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता है। ये संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो पहला सही। फिर बोल रहा बजट के अंतर्गत राजस्व लेखों की प्राप्तियों को अन्य प्राप्तियों से पृथक किया जाएगा। सही बात है। बजट ये बोलता है कि जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है और जो भी कैपिटल रिसिप्ट है दोनों को अलग करो। ठीक है। ये बजट में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताइए। बजट में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि रेवेन्यू चीज़ को और कैपिटल चीज़ को अलग करने का लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। बजट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अब रेवेन्यू चीज़ को कैपिटल से अलग करोगे, इसलिए दूसरा गलत। फिर तीसरा बोल रहा है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। सही बात है। अगर आपको ग्रांट चाहिए तो बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं लिया जाएगा। तो तीसरा सही। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों? 1 और 3। दूसरा हमारा गलत है। ठीक है। चलिए अगला है, बोल रहा है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बोल रहा है मिनिस्टर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट। सही बात है। मिनिस्टर जो भी है, कोई भी अगर कोई एक्ट पास हो रहा है तो उसके लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदारी ब्रिटेन में जरूर है। ब्रिटेन में लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी एक्ट के लिए पार्लियामेंट में किया तो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो पहला सही है। फिर बोल रहा है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सही बात है कि प्रेसिडेंट कोई भी मिनिस्टर को तभी हटा सकता है जब प्रधानमंत्री उसको सलाह देगा। ठीक है। तो कौन सा सही है दोस्तों? 1 और 2 दोनों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटी। आपको पता है मंत्रिमंडल की समिति होती है, लेकिन जो संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है। बोला दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, या इनकी प्रकृति संविधानेतर है। सही बात है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। बोल रहा है फिर नेक्स्ट है किसी भी मंत्रिमंडलीय समिति की स्थापना या समाप्ति हेतु लोकसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। जब संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है तो लोकसभा के लिए सहमति की जरूरत क्यों पड़ेगी उसको बनाने और बिगाड़ने के लिए, है ना। इसलिए दूसरा हमारा गलत है, पहला सही है। ठीक है। तो ये हमारा सही है। 103 का हो गया ए। तो पार्लियामेंट्री समिति जो है, जो आपका कैबिनेट समिति है, उसका उल्लेख नहीं है। पार्लियामेंट्री समिति का है लेकिन कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है पंचायत के कार्यकाल के संदर्भ में विथ रेफरेंस टू द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत का क्या कार्यकाल है उसके संदर्भ में हमारा प्रश्न है। बोल रहा है द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। देखिए, पंचायत का कार्यकाल, हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल नहीं होता है। आपको पता है क्या ये सही है या गलत है?
बताइए कौन सा सही है। कोई भी कार्यकाल जो हो पंचायत का होगा प्रथम बैठक से उसके 5 साल तक रहेगा प्रत्येक पंचायत का। लेकिन अगर बीच में अगर भंग हो जाता है तो जितने समय बचा है उतने तक के लिए रहेगा, लेकिन नॉर्मल जो है 5 साल होता है, ये एकदम सही। फिर बोल रहा है पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश किया गया था, डिजॉल्व किया जा सकता है, जो 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, उसके तहत। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन में सिर्फ ये लिख दिया था कि इसको डिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से डिजॉल्व किया जा सकता है ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। ये छोड़ दिया गया था कि राज्य का जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो डिसाइड कर सकती है कि किस आधार पे वो भंग होगा, ठीक है। तो इसलिए दूसरा हमारा संविधान में मेंशन नहीं है, बस 73 में बोल दिया गया था कि वो पावर जो है राज्य की विधानसभा का, इसे दूसरा गलत है। फिर बोला समय पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठित पंचायत शेष काल तक रहती है, सही बात है। कोई पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन 3 साल में अगर भंग हो गया तो बाकी के 2 साल तक ही नया वाला पंचायत चुन के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, 1 और 3 क्लियर। अब यहीं अगर लोकसभा का रहता है तो लोकसभा भंग होने के बाद जो भी चुन के आएगी वो 5 साल रहती है, लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं है। 3 साल तक अगर कोई पंचायत काम की फिर भंग हो गई तो जो नया पंचायत आएगा वो बाकी के 2 साल ही काम करेगा, क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी टर्न्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव अस्थायी कार्यपालिका किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जो ब्यूरोक्रेसी होता है वही जो है नौकरशाही वही परमानेंट है। बाकी राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, कैबिनेट भी 5 साल के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 5 साल के लिए। इसलिए ये तो एग्जीक्यूटिव है लेकिन कार्यपालिका है, लेकिन अस्थायी नहीं है। क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। कौन, ए बी सी, इसलिए आंसर क्या होगा डी। जो नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट है वही है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं इनिशिएटिव आपको पसंद आ गया होगा। कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 120 तक दोस्तों 15 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग का जो सपना है 10,000 MCQ को प्रैक्टिस करने का, वो साथ साथ हम लोग करेंगे और साल में पूरा एक साथ बढ़िया से दोस्तों तैयारी कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।